नमस्कार दोस्तों, जैव रसायन के पार्ट सेकंड यानी जैव अणुओं के अंदर हम शुरुआत करेंगे आज प्रोटीन की। इससे पहले लेक्चर में हमने कार्बोहाइड्रेट को पढ़ा था, कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण भी पढ़ा था। आज हम एक नया जैव अणु लेते हैं प्रोटीन। प्रोटीन होता क्या है? उच्च अणुभार वाले कार्बनिक यौगिक जो अमीनो अम्लों के भवलक होते हैं। उच्च अणुभार वाले कार्बनिक यौगिक जो एमिनो अम्लों के भवलक होते हैं प्रोटीन कहलाते हैं। उच्च अणुभार वाले कार्बनिक यौगिक जो एमिनो अम्लों के भवलक होते हैं, एमिनो अम्लों के भवलक होते हैं, प्रोटीन कहलाते हैं। ये शरीर की वर्दी यानी शरीर की वर्दी के लिए और अनुरक्षण यानी शरीर की मरम्मत के लिए, अनुरक्षण के लिए आवश्यक होते हैं, प्रोटीन कहलाते हैं। प्रोटीन का अगर हम संगठन देखते हैं तो प्रोटीन में कार्बन भी पाया जाता है, प्रोटीन में हाइड्रोजन यानी कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन मुख्य रूप से और नाइट्रोजन, ये चार तत्व होते हैं वो प्रोटीन में मुख्य रूप से पाए जाते हैं। तथा कुछ प्रोटीन्स होते हैं उनमें सल्फर भी पाया जाता है। तो सबसे पहले तो हमें प्रोटीन की डेफिनेशन याद रखनी है कि उच्च अणुभार वाले कार्बनिक यौगिक जो अमीनो अम्लों के भवलक होते हैं प्रोटीन कहलाते हैं। ये शरीर की वर्दी व अनुरक्षण के लिए आवश्यक होते हैं। और इसके संगठन की बात करें तो इसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, सल्फर होता है। अगर हम प्रोटीन का जल अपघटन, ये मोस्ट क्वेश्चन बनता है, प्रोटीन का जल अपघटन, प्रोटीन का जल अपघटन किया जाता है तो क्या होता है? जल अपघटन। अगर हम प्रोटीन का जल अपघटन करते हैं, ये हमने प्रोटीन लिया और प्रोटीन का जल अपघटन किया यानी इसके अंदर जल मिलाकर इसको गर्म किया, जल अपघटन। तो प्रोटीन के जल अपघटन से पॉलीपेप्टाइड बनता है, पॉलीपेप्टाइड। और पॉलीपेप्टाइड का और जल अपघटन कर देते हैं, जल अपघटन, तो हमें प्राप्त होता है एमिनो अम्ल। अमीनो अम्ल भी कह सकते हैं, एमिनो अम्ल भी कह सकते हैं। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि प्रोटीन के पूर्ण जल अपघटन से क्या बनता है? तो प्रोटीन के पूर्ण जल अपघटन से एमिनो अम्लों का निर्माण होता है। और ये बहुत सारे एमिनो अम्ल ही मिलकर वापस किसका निर्माण करते हैं? प्रोटीन का। तभी तो हमने कहा कि प्रोटीन होता है वो एमिनो अम्लों का भवलक होता है। अब ये एमिनो अम्ल क्या होते हैं इसको भी देखते हैं। एमिनो अम्ल, एमिनो अम्ल यानी ऐसे कार्बनिक यौगिक के, वे कार्बनिक यौगिक जिनमें COOH व NH2 दोनों समूह पाए जाते हैं एमिनो अम्ल कहलाते हैं। वे कार्बनिक यौगिक जिनके अंदर कार्बोक्सिलिक समूह यानी COOH समूह पाया जाए और NH2 ये दोनों समूह पाए जाएं किसी भी यौगिक में तो उसे हम एमिनो अम्ल कहते हैं। वे कार्बनिक यौगिक जिनमें कौन कौन से समूह हो? COOH समूह और NH2 समूह पाए जाते हैं एमिनो अम्ल कहलाते हैं। वे कार्बनिक यौगिक जिनमें COOH और NH2 दोनों समूह उपस्थित होते हैं एमिनो अम्ल कहलाते हैं। फिर से देखना एक बार, सबसे पहले प्रोटीन की डेफिनेशन याद रखेंगे। प्रोटीन के संगठन में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर पाया जाता है। प्रोटीन के जल अपघटन से पहले पॉलीपेप्टाइड बनता है, फिर एमिनो अम्ल बनता है। एमिनो अम्ल ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनमें COOH और NH2 दोनों समूह पाए जाते हैं एमिनो अम्ल कहलाते हैं। जिनमें COOH और NH2 दोनों समूह पाए जाते हैं एमिनो अम्ल कहलाते हैं। आपको अच्छी तरह से परिभाषा ही समझ में आ गई होगी। अब हम देखते हैं प्रोटीन का वर्ग, एमिनो अम्लों के प्रकार। तो एमिनो अम्ल दो प्रकार के होते हैं, एक तो आवश्यक एमिनो अम्ल और दूसरे होते हैं अनावश्यक एमिनो अम्ल। अभी हमने पढ़ा एमिनो अम्ल यानी बहुत सारे एमिनो अम्ल आपस में मिलकर ही प्रोटीन का निर्माण करते हैं। तो एमिनो अम्ल की परिभाषा भी पढ़ी कि ऐसे यौगिक जिनमें COOH और NH2 दोनों समूह पाए जाते हैं एमिनो अम्ल कहलाते हैं। एक तो आवश्यक एमिनो अम्ल होता है, दूसरा अनावश्यक एमिनो अम्ल। एक तो आवश्यक एमिनो अम्ल, दूसरा अनावश्यक एमिनो अम्ल।
तो आवश्यक, आवश्यक देखो नाम से ही पता चलता है आवश्यक, यानी जिसकी हमें आवश्यकता होती है। ऐसे एमिनो अम्ल जिनका संश्लेषण शरीर में नहीं होता, यानी शरीर के अंदर वो एमिनो अम्ल बनते नहीं है, शरीर में नहीं बनते हैं, तो उन्हें फिर हमें भोजन के रूप में लेने की आवश्यकता होती है। तो वे एमिनो अम्ल जिनका संश्लेषण शरीर में नहीं होता, जिन्हें भोजन के रूप में लेने की आवश्यकता होती है, आवश्यक एमिनो अम्ल कहलाते हैं। प्रकृति में कुल 20 एमिनो अम्ल है, जिनमें से 10 तो आवश्यक होते हैं और 10 अनावश्यक होते हैं। 20 एमिनो अम्लों में से 10 तो आवश्यक होते हैं और 10 अनावश्यक होते हैं। तो आवश्यक के अंदर कौन कौन से आएंगे? टीवी मिल पाथ, टीवी मिल MILL मिल PATH, टीवी मिल पाथ, ये आवश्यक एमिनो अम्ल है ना। टी यानी ट्रिप्टोफैन, वी यानी वैलिन, एम यानी मिथ्योनिन, आई यानी आइसोल्यूसिन, एल मतलब ल्यूसिन, एल मतलब लाइसिन, पी मतलब फेनिल एलेनिन, ए मतलब आर्जिनिन, टी मतलब थ्रियोनिन और एच यानी हिस्टिडीन। टीवी मिल्फात ये आवश्यक एमिनो अम्ल है। आवश्यक एमिनो अम्ल समझ में आ गया होगा। ऐसे एमिनो अम्ल जिनका संश्लेषण शरीर में नहीं होता, जिन्हें भोजन के रूप में लेने की आवश्यकता होती है, आवश्यक एमिनो अम्ल कहलाते हैं। दूसरा है अनावश्यक एमिनो अम्ल, वे एमिनो अम्ल जिनका संश्लेषण शरीर में हो जाता है। ऐसे एमिनो अम्ल जिनका संश्लेषण शरीर में हो जाता है, जिन्हें भोजन के रूप में लेने की आवश्यकता नहीं होती है, आवश्यक नहीं है, यानी भोजन हम करें या ना करें, वो एमिनो अम्ल हमारे शरीर में स्वतः ही संश्लेषित होते रहते हैं, तो इनकी कोई हमें भोजन के रूप में लेने की आवश्यकता नहीं होती है। कौन कौन से हैं? एलेनिन है, ग्लाइसिन है, सीरीन है, एस्पार्टिक अम्ल है, ग्लूटेमिक अम्ल है, ग्लूटेमीन है, एस्पेरेजिन है, सिस्टिडीन है, टायरोसिन है और प्रोलिन। ये 10 है वो अनावश्यक एमिनो अम्ल है, जिनकी हमें भोजन के रूप में आवश्यकता, शरीर को तो आवश्यकता होती है, लेकिन शरीर के अंदर ही इसका संश्लेषण हो जाता है, हमें भोजन के रूप में लेने की आवश्यकता नहीं होती है। तो ऐसे एमिनो अम्ल जिनको भोजन के रूप में लेने की आवश्यकता नहीं होती, अनावश्यक एमिनो अम्ल कहलाते हैं, और जिन्हें भोजन के रूप में लेने की आवश्यकता होती है, आवश्यक एमिनो अम्ल कहलाते हैं। स्क्रीनशॉट लेकर 10 के 10 एमिनो अम्ल, 10 आवश्यक और 10 अनावश्यक को याद करो, ठीक है। चलो आगे देखते हैं हम पेप्टाइड बंध, यानी ये एमिनो अम्ल है वो किस प्रकार से जुड़ते हैं और किस प्रकार से जुड़कर प्रोटीन का निर्माण करते हैं। तो ये तो क्लियर हो गया होगा। एमिनो अम्ल 2 प्रकार के होते हैं, आवश्यक एमिनो अम्ल, अनावश्यक एमिनो अम्ल। चलो आगे चल, नेक्स्ट है पेप्टाइड बंध, यानी जो एमिनो अम्ल आपस में जुड़ते हैं और जो बॉन्ड बनता है उसी को हम पेप्टाइड बंध कहते हैं। जैसे ग्लाइसिन है, अभी हमने एमिनो अनावश्यक एमिनो अम्लों में पढ़ा था ग्लाइसिन, जिसका सूत्र होता है NH2CH2COOH, है ना। तो ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनमें COOH और NH2 दोनों समूह पाए जाते हैं, उनको हम एमिनो अम्ल कहते हैं। तो एक एमिनो अम्ल तो ये है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं HNH, NH2CH2 COOH, ठीक है। दूसरा एमिनो अम्ल ले हम ग्लाइसिन ही ले लेते हैं, जैसे NHH CH2 COOH, ठीक है। अब ये 2 एमिनो अम्ल आपस में जुड़े, ये आपस में जुड़े, तो यहां एक का तो COOH और दूसरे का NH2 आपस में जुड़ेंगे। ये जुड़ेंगे तो यहां से जलकाणु बाहर निकल जाएगा, और क्या रहेगा जुड़ने के बाद में NHCH2 C+O NHCH2 C+OOH, है ना। तो यहां जो बॉन्ड बना है उस बॉन्ड को ही हम कहते हैं पेप्टाइड बॉन्ड, यानी एमिनो अम्लों की इकाइयां आपस में जिस बॉन्ड के द्वारा जुड़ेगी, एक एमिनो अम्ल है ग्लाइसिन, दूसरा एमिनो अम्ल है ग्लाइसिन, ये जिस बंध के द्वारा जुड़ती है उस बंध को हम कहते हैं पेप्टाइड बंध।
एमिनो अम्लों की इकाइयां आपस में जिस बंध के द्वारा जुड़ी रहती है उस बंध को हम कहते हैं पेप्टाइड बंध। देखो, एक एमिनो अम्ल का NH2 समूह यानी एक का तो NH2 समूह तथा दूसरे अम्ल का COOH समूह, दूसरे अम्ल का COOH समूह जिस बंध से जुड़ते हैं उस बंध को हम कहते हैं पेप्टाइड बंध। उस बंध को किस नाम से जाना जाता है? पेप्टाइड बंध। अगर दो एमिनो अम्ल आपस में जुड़े तो उसे हम डाइपेप्टाइड कहेंगे, डाइपेप्टाइड। अगर तीन एमिनो अम्ल जुड़े तो उसे ट्राइपेप्टाइड, अगर चार जुड़े तो उसे टेट्रापेप्टाइड, और बहुत सारे जुड़ जाते हैं तो उसे पॉलीपेप्टाइड कहते हैं। और प्रोटीन होते हैं वो एक प्रकार के पॉलीपेप्टाइड ही होते हैं। अब हम बात करेंगे प्रोटीन का जैविक महत्व, यानी प्रोटीन का जीवों के अंदर क्या महत्व है। प्रोटीन का जैविक महत्व, प्रोटीन का जैविक महत्व, इसके अंदर सबसे पहले हम देखें, बाल है, नाखून है, ये कौन से प्रोटीन के होते हैं? ये केराटिन प्रोटीन के होते हैं। बाल, नाखून होते हैं, ये केराटिन प्रोटीन के बने होते हैं। जबकि मांसपेशियां होती है वो मायोसिन की बनी होती है। केराटिन, केराटिन के कौन बने होते हैं? बाल, नाखून, है ना। मांसपेशियां मायोसिन प्रोटीन की बनी होती है। ठीक है। तीसरा, अगर हम इसका जैविक महत्व देखें तो हीमोग्लोबिन भी एक प्रकार का प्रोटीन होता है जो रुधिर के अंदर, रुधिर का लाल रंग हीमोग्लोबिन के कारण ही होता है ना। और हीमोग्लोबिन भी एक प्रोटीन है जो ऑक्सीजन के वाहक का कार्य करता है, यानी हमारी नसों के अंदर जो रक्त बहता है उस रक्त में ऑक्सीजन को ले जाने का कार्य हीमोग्लोबिन के द्वारा ही किया जाता है। और सभी, ठीक है, तो ऑक्सीजन वाहक के रूप में भी प्रोटीन का कार्य होता है। सभी एंजाइम होते हैं शरीर के अंदर, जितने भी एंजाइम होते हैं वो सारे प्रोटीन के बने होते हैं। सभी हार्मोन्स भी प्रोटीन ही होते हैं। और शरीर में इम्यूनोग्लोबिन नामक एंटीबॉडी, इम्यूनोग्लोबिन एंटीबॉडी होती है जो रोगों से लड़ने की शक्ति होती है ना, वो भी इम्यूनोग्लोबिन नामक प्रोटीन की ही बनी होती है। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो हम आपसे मोटिवेट होकर ऐसे ही वीडियो बनाते रहेंगे। थैंक यू।